हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज 8th क्लास में चलते हैं बच्चों। बसंत का चैप्टर 2 लाख की। जो लेखक हैं इसके वो कामता नाथ जी। और कामता नाथ जी का जन्म 1934 में हुआ था लखनऊ। मृत्यु 2012 में हुई, 9 में ही। और इनको बहुत सारे अवार्ड्स और पुरस्कार मिले हैं लेखक के जीवन में। तो लाख की चूड़ियां जो है कामता नाथ जी के कारण हुआ है और औद्योगिक विकास हुआ है। इसके कारण जो गांव के उद्योग हैं, जो नुकसान हुआ है, उसकी कहानी ये बताती है। और गाँव के जो आपसी रिश्ते नाते पहले होते थे, उनमें जो बिखराव टकराव आया है शहरीकरण की वजह से, उनको स्पष्ट करती है। ये कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है। वो बाकी जो है वो कहानी में पढ़ेंगे, फिर पता चलेगा आपको क्या है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अधिक अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उस बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। सहन मतलब आंगन था, जिसमें बड़ा सा नीम का एक वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगोरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। मीन्स वो लाख की चूड़ियां आपने देखी होगी, वो लाख की चूड़ियां बनाता था। बदलू यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर किया करता। मचिया होता है बेटा चारपाई खाट, जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार कौन होता है बेटा? जो गांव में चूड़ियां पहनाने का, चूड़ियां लाने का, चूड़ियां बनाने का काम करते हैं, उनको मनिहार बोलते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब उसके पिताजी भी यही काम करते थे, उनके दादाजी भी यही काम करते थे, ठीक है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है बेटा? विनिमय का मतलब होता है लेना देना, व्यापार। मीन्स जैसे बदलू किसी को चूड़ियां दे देता था, उसके बदले वो उससे गेहूं ले लेता था, अनाज ले लेता था, किसी से चावल ले लेता था, किसी से सब्जी ले लेता था। तो वो पैसे नहीं लेता था, पैसे ना लेकर वो वस्तुओं का आदान प्रदान करता था, ठीक है। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, पर मैंने उसे कभी भी झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है, ठीक है बेटा। वो तो वैसे तो वो कभी कुछ नहीं बोलता था, लेकिन शादी के टाइम पे वो कहता था कि भाई मैं अपने मन मांगे दाम लूंगा। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगने का मतलब बहुत जोर लगा था मनाने में, वो बहुत मुश्किल से माना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिल जाते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते। वो अलग मतलब विवाह में जो सुहाग का जोड़ा होता है उसका इतना महत्व होता है कि उसका पूरा मतलब पूरा उसको उस चीज का सम्मान मिलता और पैसे मिलते थे वो अलग से। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से।
यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसने कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मीन्स बदलू को किस चीज से वो थी, चिढ़ थी? कांच की चूड़ियां से। अगर कोई लेडीज, कोई औरत कांच की चूड़ियां पहने दिख जाती तो बदलू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सब कुछ होता है। हाँ, और तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ कर सड़कों पर घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मूंछ न आ जाए। मतलब शहरों के लोग काम काज नहीं करते, इसलिए वो लोग कमजोर होते हैं, और उनमें उनकी संस्कृति भी हमारे से अलग है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रो आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण में मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता, और लाख की गोलियां रंग बिरंगी। मैं बहुधा मतलब बहुत बार हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां, विरले मतलब कोई, लगभग कोई, मतलब कोई, कोई विरला, कोई। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूट कर उसकी कलाई में घुस गई, और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। अभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया, और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। वे उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब वह एकदम बोल पड़ा। स्मृति पटल मतलब जो मस्तिष्क के पीछे हमारी हम पुरानी बातें याद करते हैं, तब जो भूतकाल में बातें बीत चुकी। आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना हो न सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए कर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, न ही भट्टी, न तो वो खाट दिखी और न ही वो भट्टी दिखी लाख वाली। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई चूड़ियों कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल यह सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसते लगा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ पैरों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, पसली खांसी है, ये महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर मतलब बड़े उत्साह के साथ। अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब मुखातिब मतलब मेरी तरफ मुंह करके बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वह बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुझे। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा।
गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत मतलब एक टाइम पर एक जगह बैठकर। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, अंजुली मतलब ऐसे अंजुली बनाकर, मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। मतलब इस कहानी से क्या सीख मिलती है बच्चों, कि जैसे जैसे शहरीकरण हुआ है, गांव के लोगों का जो उद्योग था, छोटे छोटे उद्योग धंधे थे जिनको हम कुटीर उद्योग बोलते हैं, वो बंद हुए हैं। आपस के रिश्ते नाते बदले हैं। और जो शहरीकरण ने गांव के लोगों का जो व्यवसाय था वो छीन लिया है। मशीनों के कारण बहुत से लोगों के जो हाथ के काम थे वो बंद हो गए हैं। ये इस कहानी से हमें सीखती हैं। आपको इसका पाठ पढ़ना है, इसका अभ्यास करना है, इसके प्रश्न उत्तर करने हैं और उस टूल पर अपलोड करने हैं। ठीक है, तब तक नाम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।